नमस्कार साथियों, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का हिमालय एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अर्बन सेटलमेंट, यानी कि शहरी या नगरीय बस्तियां। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप कौन कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, अर्थात प्रकार एवं वितरण। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये आपकी बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर है, जहां हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के अंदर शहरी बस्तियां किस प्रकार से वितरित है, कौन कौन से प्रकार की बस्तियां हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्रों के अंदर कैसे डिफाइन होगा कि ये क्षेत्र शहरी है, तो वो क्षेत्र जहां पर लोग गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न है। याद रखिएगा, गैर कृषि गतिविधियां, तो वो क्षेत्र कौन से होंगे? वो होंगे शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर हमें देखने को मिलेगा शहरी बस्तियां। तो नगरीय बस्ती का क्या मतलब है? ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सहत और विशाल आकार की होती है, मतलब बड़े आकार की होती है, और ये मुख्य रूप से अकृषि यानी कि गैर कृषि गतिविधियों के अंदर संलग्न होती है, आर्थिक और प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होती है। और ये जो नगर है अपने चारों ओर के क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ये जो नगर है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, और यहाँ से कई सारी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, और उसके माध्यम से ही ये ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और बात करें कि कौन सी ऐसी परिभाषा है या फिर कैसे हम एक बस्ती को शहरी बस्ती कह सकते हैं या शहरी क्षेत्र कह सकते हैं, तो शहर होने के कौन से मापदंड है? भारतीय जनगणना जो कि 1991 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक परिभाषा है जिसके अंदर कुल 4 मापदंड है। ये कौन से 4 मापदंड है जो कि किसी भी क्षेत्र को शहर बरकरार देते हैं? अब हमारे पास पहला मापदंड है कि कानूनी स्थिति, ऐसा स्थान जहां पर नगरपालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड या फिर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो। तो इसका क्या मतलब है? कोई ना कोई प्रशासकीय वहां पर बॉडी होनी चाहिए, और उसके आसपास जो क्षेत्र बसेगा वो क्या कहलाएगा? शहरी क्षेत्र कहलाएगा। दूसरा मापदंड हमारे पास है कि कम से कम 5000 यानी कि 5000 लोग वहां पर निवास करते हो। थर्ड हमारे पास है कि जनसंख्या का घनत्व जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अब तो ऐसा कोई गांव नहीं हो सकता क्या जिसका जो जनसंख्या है वो 5000 हो और वहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हो? तो ऐसा हो सकता है। तो कौन सा वो एकमात्र मापदंड है जो कि इसको अलग करता है ग्रामीण क्षेत्र से? तो वो है आर्थिक गतिविधि, कि यहाँ के 75% पुरुष जो है, जो मेल्स है 75% वो श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि द्वितीयक या फिर तृतीयक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो याद रखिएगा, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी एंड तृतीयक यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर होने चाहिए। तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? उसी को ही हम कहेंगे एक सिटी या फिर शहर कहेंगे। तो अगर हम भारत के अंदर शहरों की बात करें, शहरी बस्तियों की बात करें, तो भारत के अंदर नगरों का विकास और वर्गीकरण समय के साथ धीरे धीरे देखने को मिला। सबसे पहले हमें देखने को मिला कि युग के अनुसार हमने इन नगरों को बांटा। सबसे पहले थे प्राचीन नगर, फिर मध्यकालीन नगर, और उसके बाद थे आधुनिक नगर। तो भारतीय नगरों को उनके विकास के युगों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे फर्स्ट कौन सा है? प्राचीन नगर, जो कि भारत की 2000 वर्ष पुरानी शहरी विरासत है। अब प्राचीन नगरों के अंदर अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जो मोहनजोदड़ो, ये भी किसके अंतर्गत आता है? भारत के प्राचीन नगरों के अंतर्गत आता है। जब हमें देखने को मिलता है कि 4000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले किस प्रकार से ये जो सिटीज़ थी, यहाँ पर सड़कों का ग्रिड पैटर्न यूज़ किया गया था, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था यूज़ की गई थी, साथ ही घर जो थे वो भी सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे शहर हैं जो कि प्राचीन नगर के अंतर्गत आते हैं,
तो इनकी तीन पहचान होती है। एक तो ये धार्मिक गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा यहाँ पर हमें आस्था देखने को मिलेगी, वो सभी क्षेत्र जहाँ पर धार्मिक गतिविधियाँ होती है वहाँ पर लोगों की आस्था देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर शिक्षा, तो क्या देखने को मिलता है हमें कि इनका इतिहास जो है 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना होता है। ये अक्सर धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर धर्म, संस्कृति और शिक्षा तीनों पर ये सिटी बेस्ड होती है। तो ये जो प्राचीन नगर है, एंशियंट सिटीज़ है, इनका एग्जाम्पल क्या होगा? वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा और मदुरै, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड हमारे पास है आधुनिक नगर, जो कि यूरोपीय लोगों द्वारा विकसित किए गए नए केंद्र। लेकिन इससे पहले कौन से? मध्यकालीन नगर थे, जो कि रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय कहलाते थे। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? शासन, शक्ति एवं प्रशासन का जोर देखने को मिलेगा हमें इन सिटीज़ के अंतर्गत। तो ये जो मध्यकालीन नगर थे, जहाँ पर राजा और रजवाड़ों की हुकूमत चलती थी, इन नगरों के चारों ओर क्या होता था? परकोटा होता था, ताकि राजा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो इन नगरों की पहचान कैसे होगी? किला नगरों के रूप में होगी। जैसे कि लाल किला हो गया दिल्ली का, याद रखिएगा, लिख देती हूँ मैं कि लाल किला, रेड फोर्ट जिसको हम बोलते हैं, दूसरा हो गया आमेर फोर्ट। ये इसके एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से मध्यकालीन या फिर मिडिवल टाइम के अंदर सिटीज़ का एवोल्यूशन हुआ था। तो दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा इसके एग्जाम्पल हो गए। थर्ड हमारे पास है आधुनिक नगर। ये कब बने? 18वीं शताब्दी के अंदर जब यूरोपीय भारत के अंदर आए, तब उन्होंने इन नगरों का विकास धीरे धीरे शुरू किया। यहाँ पर मेन हमें देखने को मिलेगा कि इनका विकास अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने किया, और ये मुख्य रूप से पतन नगर, प्रशासनिक केंद्र और पर्वतीय नगर थे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तीन टाइप में इनका विभाजन देखने को मिल रहा है। पहला है पतन नगर, यानी कि पोर्ट सिटीज़। अब ये जो पोर्ट सिटीज़ है, उसके एग्जाम्पल क्या हो गए? उसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि मुंबई, कोलकाता। उसके बाद अगर हम बात करें प्रशासनिक केंद्र के रूप में, तो कोलकाता हो गया, ये भी प्रशासनिक केंद्र है। पर्वतीय नगर हो गए। तो तीसरा है जिसको कि हम हिल स्टेशन बोलेंगे। हिल स्टेशन के अंदर शिमला इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये सिटीज़ यूरोपीय लोग जब भारत में आए थे, उसके बाद धीरे धीरे इनका एवोल्यूशन हुआ था। तो ये तो हो गई तीन आधार, जो तीन वर्गों के अंदर बांटा गया है नगरों को भारत के अंदर, वो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में नगरों का विकास हुआ। तो प्रशासनिक केंद्र, यानी कि जो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे वो हो जाएंगे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, यहाँ पर राजधानियाँ थी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े राजा लोग थे, उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, फिर इंडिपेंडेंस आई, तो ये जो सिटीज़ थी इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ? प्रशासनिक केंद्र यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में हुआ। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में इनका एवोल्यूशन हुआ। दूसरा है औद्योगिक केंद्र, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर एवं सिंदरी। तो ये जो औद्योगिक केंद्र है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी, क्या लगी? इंडस्ट्रीज़ लगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है जमशेदपुर से। याद रखिएगा, जमशेदपुर से इसकी शुरुआत होती है। जब जमशेदजी टाटा ने यहाँ पर स्टील की कंपनी लगाई थी, तो जो स्टील की फैक्ट्री के लिए जमशेदपुर जाना जाता है, वहाँ से इसकी हमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अनुषंगी या फिर सैटेलाइट नगर। महानगरों के चारों ओर, यानी कि महानगर कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के चारों ओर विकसित शहर जैसे कि गुरुग्राम एवं गाजियाबाद। तो ये जो सिटीज़ है ये दिल्ली के आसपास में बसनी शुरू हो गई। तो हमें क्या देखने को मिला कि फर्स्ट है प्रशासनिक केंद्र, सेकंड है औद्योगिक केंद्र, और थर्ड है अनुषंगी केंद्र, जिनको कि हम सैटेलाइट सिटीज़ बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि नगरीकरण का स्तर जो है भारत के अंदर, अगर हम बात करें सन 2011 में, तो यहाँ पर नगरीकरण का स्तर जो था वो था 31.16%। यानी कि भारत की जनसंख्या का 31.16% भाग कहाँ रहता था? शहरों के अंदर निवास करता था। याद रखिएगा, शहरों के अंदर निवास करता था। फिर अगर हम नगरीकरण के पैमाने की बात करें, तो हम क्या देखेंगे
कि हमें 20वीं शताब्दी के अंदर शहरी जनसंख्या में 11 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। तो 31.16 कब था? वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर था, और ये विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करते हैं कि 11 गुना वृद्धि कैसे देखने को मिली हमें, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है आज़ाद भारत के कहानी, कि आज़ादी के बाद के भारत की कहानी, कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद में हमें देखने को मिला एक बंटवारा, विस्थापन देखने को मिला। फिर जो नेहरू जी थे उनके सपने थे भारत को लेके नहरों का विकास करना। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रही थी। तो ये जो ग्रामीण टू शहरी जो पलायन हमें देखने को मिलता है, इससे हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार से 11 गुना वृद्धि देखने को मिली हमें किसके अंदर? शहरी जनसंख्या के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और टिप्पणी है कि नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। इसका क्या कारण है? क्योंकि अब जो रूरल सेंटर्स हो गए या फिर रूरल जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर भी विकास धीरे धीरे हो रहा है। तो इसीलिए हमें देखने को मिलेगा कि जो शहरी क्षेत्र में वृद्धि थी जनसंख्या की, वो धीरे धीरे कम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण, यानी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज या फिर टाउन्स। तो नगरों को उनकी मुख्य विशिष्ट सेवाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हो गए। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा? जमशेदपुर का, याद रखिएगा जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी ने यहाँ पर स्टील की इंडस्ट्री लगाई थी, टाटा स्टील कंपनी। तो इसीलिए ये जो सिटी थी एक औद्योगिक सिटी के रूप में इसका विकास हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है वाराणसी का, कि किस प्रकार से ये धर्म, संस्कृति, याद रखिएगा, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा के एक केंद्र के रूप में हजारों साल में विकसित हुई। जो जमशेदपुर सिटी है, यहाँ पर विकास बहुत जल्दी हुआ, ये सिटी बहुत जल्दी उभरी एज अ टाउन। लेकिन वाराणसी में हमें देखने को मिलेगा कि इसको बसने में हजारों वर्ष लग गए, कि किस प्रकार से ये धर्म का, आस्था का, शिक्षा का और संस्कृति का एक केंद्र बना। तो इसी प्रकार से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के नगर हैं। तो ठीक वैसे ही नगरों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है। जैसे कि प्रशासन शहर, जो कि मुख्यालय हो गया प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मुख्यालय हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। उदाहरण के लिए नई दिल्ली, भोपाल और गुवाहाटी। फिर नेक्स्ट आता है औद्योगिक नगर, यानी कि इंडस्ट्रियल सिटीज़। तो ये उद्योगों द्वारा विकसित हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने जमशेदपुर की बात की, भिलाई हो गया, मुंबई हो गया। फिर हमारे पास आता है परिवहन नगर, वो क्षेत्र जहाँ पर पतन या आंतरिक परिवहन केंद्र हो, जैसे कि कांडला जो कि एक बंदरगाह है, पतन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इटारसी हो गया, मुगल सराय हो गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्या है? रेलवे जंक्शन। तो याद रखिएगा कि सिटीज़ जो है उनका ओरिजिन कैसे हुआ या उनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, उनके पेशे के हिसाब से, यानी कि क्या काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं टीचर हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं। ठीक वैसे ही सिटीज़ का भी क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वाणिज्यिक नगर, जिनको हम कमर्शियल सिटीज़ बोलते हैं, कमर्शियल टाउन्स बोलते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य में विशिष्ट हो गया, उदाहरण के लिए कोलकाता एवं सहारनपुर। नेक्स्ट हमारे पास है खनन नगर, वो क्षेत्र जहाँ पर क्या होती है? माइनिंग होती है, खनन होता है। तो ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ पर क्या होंगे? मिनरल्स अवेलेबल होंगे, मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, वहाँ पर क्या होगी? माइनिंग होगी। तो इन खनिजों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जैसे कि रानीगंज, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। झरिया कहाँ पर है? झारखंड के अंदर स्थित है। तो ये क्षेत्र कौन से हो गए? खनन नगर कहलाते हैं। फिर है गैरिसन या फिर छावनी नगर, सैन्य महत्व के शहर, वो क्षेत्र जहाँ पर सेना निवास करती है। उदाहरण के लिए अंबाला, जालंधर और महू।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, जैसे कि वाराणसी जो कि शिक्षा, धर्म और आस्था का एक केंद्र है, मथुरा, अमृतसर एवं पुरी। नेक्स्ट है शैक्षिक नगर यानी कि शिक्षा के केंद्र, एजुकेशन हब जो है, जैसे कि रुड़की, पिलानी और अलीगढ़। तो ये सिटीज़ का क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास जो कि है पर्यटन नगर, वो क्षेत्र जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध शहर जो है वो पर्यटन नगर कहलाते हैं, जैसे कि नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, ऊटी हो गया, माउंट आबू हो गया। तो ये जो क्षेत्र है मोस्टली हमें देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हो गए, माउंट आबू हो गया राजस्थान के अंदर। तो ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ये सिटीज़ या टाउन्स कहलाते हैं पर्यटन नगर। अब हमारे पास एक यहाँ पर नई टर्म है कि स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, याद रखिएगा, ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंतर्गत सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर ना सिर्फ अच्छी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना बल्कि वहाँ के लोगों को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना। तो जो लाइफस्टाइल का इम्प्रूवमेंट है वो प्रोवाइड कराना ही क्या कहलाता है, स्मार्ट सिटी मिशन कहलाता है। तो इसका उद्देश्य है कि शहरों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान कराना, साफ सुथरा यानी कि नीट एंड क्लीन रखना, सतत पर्यावरण और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना। तो बेसिकली वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना जिसके थ्रू लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस प्रकार का हो, अच्छा हो। तो उसी को ही क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन कहते हैं। तो यहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना ही स्मार्ट सिटी मिशन कहलाता है। अब यहाँ पर एक और डाउट है या क्वेश्चन उमड़ता है कि क्या शहर स्थिर होते हैं, क्या एक औद्योगिक नगर सिर्फ औद्योगिक नगर बन के रह जाता है, या फिर क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी या प्रशासकीय नगर बनकर रह जाता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि शहर जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जो इनका वर्क है या फिर पेशा हो गया ये चेंज होता रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन। अब कोई शहर है जैसे कि मुंबई हो गया, उसके अंदर उद्योग भी स्थापित है, हमारी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई के अंदर है। तो क्या वो सिर्फ एक औद्योगिक नगर के रूप में विकसित हुई, या फिर हमें देखने को मिलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री की सिटी भी कौन सी है, मुंबई है। तो जो उनका फंक्शन होगा, पेशा होगा, उसके आधार पर सिटीज़ जो है वो किस प्रकार की होती जाती है, मल्टी फंक्शनल होती जाती है। याद रखिएगा, मल्टी फंक्शनल सिटीज़ यानी कि बहुप्रकायात्मक, याद रखिएगा। तो ये हो गई मल्टी फंक्शनल सिटीज़। तो नगर जो है वो अपने कार्यों में स्थिर नहीं होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। जैसे जैसे विशेषीकृत नगर महानगरों में विकसित होते हैं वे बहुप्रकायात्मक बन जाते हैं, यानी कि मल्टी फंक्शनल बन जाते हैं। जैसे कि दिल्ली हो गया, पहले वहाँ पर क्या था, सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली हमारी राजधानी बन गई। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है दिल्ली जो कि एक महानगर है, उसके अंदर हमें मल्टी फंक्शंस देखने को मिलते हैं। इन महानगरों के अंदर उद्योग, प्रशासन, परिवहन और वाणिज्य जैसे कार्य आपस में जटिल रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलेगा, मेन अगर हम सिटीज़ की बात करें तो भारत के अंदर सबसे बड़े एग्जाम्पल हो गए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये मेजर एग्जाम्पल्स है किसके, सिटीज़ के, कि किस प्रकार से वो बहुप्रकायात्मक सिटीज़ बनती है। जैसे कि जयपुर भी हो गया, जयपुर टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले ये क्या था, राजा और रजवाड़ों का एक मुख्य स्थान था। तो शहर जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं एज पर टाइम, या फिर समय के साथ में जैसी जैसी नीड्स होती है वैसे वैसे बदलते हैं। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 MCQ क्वेश्चंस है इसी पार्ट से, कि स्वतंत्रता के बाद में भारत में योजनाबद्ध तरीके से विकसित किए गए चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शहर कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, कि अंडर विच कैटेगरी डू चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर सिटीज़ डेवलप्ड सिस्टमेटिकली इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉल। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रशासनिक केंद्र, बिल्कुल सही है। फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट है कि ये दोनों जो सिटीज़ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के रूप में उभरी आफ्टर इंडिपेंडेंस या आज़ादी के बाद में। नेक्स्ट है पर्यटन नगर, तो शिमला हो गया, मनाली हो गया, ये क्या है, टूरिस्ट या फिर
जो पर्यटन नगर है वो कहलाते हैं। औद्योगिक केंद्र की हम बात करें तो जमशेदपुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद अनुषंगी नगर जो कि सैटेलाइट टाउन है, जैसे कि दिल्ली के आसपास में गुरुग्राम। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का अनुषंगी या फिर सैटेलाइट सिटी के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जब कोई विशेषीकृत नगर जैसे एक औद्योगिक नगर समय के साथ एक महानगर में विकसित हो जाता है तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। तो क्या परिवर्तन है वो? When a specialized city such as an industrial city develops into a metropolis over time, what changes occur in its nature? कि जब एक सिटी जो है, एक नगर जो है महानगर में परिवर्तित होता है तो उसकी प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है? फर्स्ट है वो बहुप्रकारात्मक यानी कि मल्टी फंक्शनल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इट बिकम्स मल्टी फंक्शनल। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। जैसे कि मुंबई हो गया जो कि एक हब है किसका, बॉलीवुड का, या फिर हम कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री का, साथ ही वो एक औद्योगिक नगरी भी है। तो क्या है वो, इंडस्ट्रियल सिटी भी है। तो इस प्रकार से हमें भारत के अंदर दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जो कि मल्टी फंक्शनल सिटीज़ के रूप में कार्यरत है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस प्रकार से भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर लोगों ने सफ़र तय किया, किस प्रकार की सिटीज़ हमें देखने को मिलती है और उनका वितरण भारत के अंदर किस प्रकार से है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मज़ेदार सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।